दोस्तों मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज आज इंडिया के टॉप फास्ट फूड चेन्स हैं। ये दोनों ही अमेरिकन फास्ट फूड ब्रांड्स हैं जिन्होंने इंडिया में आकर यहाँ एक नई क्विजीन ही डेवलप कर दी। आलू टिक्की बर्गर और पनीर टिक्का पिज़्ज़ा इस इंडो अमेरिकन क्विजीन के एग्जाम्पल्स हैं। KFC यानी केंटुकी फ्राइड चिकन की चेन इंडिया में वेजिटेरियन मेन्यू के साथ लॉन्च हुई। इसके अलावा इंडो चाइनीज क्विजीन इंडिया में बहुत पॉपुलर हो चुकी है। पहले मोमोज और अब तंदूरी मोमोज, वेज मंचूरियन और चिली गार्लिक नूडल्स चाइना से ज़्यादा इंडियन क्विजीन का पार्ट हैं। इन सब एग्जाम्पल्स को आपके साथ शेयर करने के पीछे हमारा मकसद है आज के वीडियो के टॉपिक को आपके साथ कनेक्ट करना। ये सारे एग्जाम्पल्स ग्लोबलाइजेशन के लिविंग एग्जाम्पल्स हैं। दोस्तों ग्लोबलाइजेशन का नाम सुन के ऐसा लगता है कि ये कोई आधुनिक प्रोसेस है, लेकिन असल में आपको जान के आश्चर्य होगा कि ग्लोबलाइजेशन एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इंडिया में जन्मे बुद्धिज्म का वर्ल्ड वाइड फैलना इस बात का प्रूफ है। साथ ही इंडियन ओशन का नाम इस बात का सबूत है कि अफ्रीका से लेकर इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया तक भारत का कल्चरल और इकोनॉमिक दबदबा बना रहा है। लेकिन अगर मॉडर्न एरा की बात करें तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ग्लोबलाइजेशन एक नए अवतार में देखने को मिलता है। इंडिया इस मॉडर्न प्रोसेस का पार्ट बना 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ, जिसने इंडियन इकोनॉमी को ओपन अप किया और हमारे देश को ग्लोबल सप्लाई चेन्स का पार्ट बनाया। एक और मेजर पुश ग्लोबलाइजेशन को तब मिला जब 2001 में चाइना की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या WTO में एंट्री हुई। चाइना जैसी उभरती हुई इकोनॉमी का WTO में एंटर होना कई नए चेंजेस लेके आया है, जिसका इम्पैक्ट दुनिया के कई देशों पे पड़ा। लेकिन आज इस ग्लोबलाइजेशन की पेस स्लो होती नजर आ रही है और ग्लोबलाइजेशन की जगह डी ग्लोबलाइजेशन और स्लोबलाइजेशन जैसे नए नाम पॉपुलर हो रहे हैं। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द इकोनॉमिस्ट ने वर्ल्ड वाइड कम होते इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड और MNC प्रॉफिट्स को डिस्क्राइब करने के लिए स्लोबलाइजेशन का नाम कॉइन किया है। साथ ही हाल ही में कोविड पैंडेमिक ने स्लोबलाइजेशन को और बढ़ावा दिया है। इस पैंडेमिक के दौरान ओवर ग्लोबलाइजेशन के नुकसान बढ़ चढ़ कर सामने आए, चाहे वो सर्जिकल मास्क और वेंटिलेटर्स जैसे बेसिक इक्विपमेंट्स में भारत की फॉरेन नेशंस पर डिपेंडेंस हो या सेमीकंडक्टर शॉर्टेजेस के कारण नई गाड़ियों के लिए लॉन्ग वेटिंग पीरियड्स या उनकी राइजिंग कॉस्ट हो। दोस्तों आज इस वीडियो का मकसद दुनिया में जन्मे इसी डीग्लोबलाइजेशन को आपके सामने एनालाइज करना है। इस डिस्कशन के माध्यम से 21st सेंचुरी में कोविड-19 के कारण आए उन इकोनॉमिक चेंजेस को जानेंगे जिन्होंने ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर को बदल कर रख दिया है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये टॉपिक UPSC CSE प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स में इकोनॉमी सेक्शन में और मेंस में GS1 के इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी में इस टॉपिक से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी IQ के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो UPSC एग्जाम हो, स्टेट PSC हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक PO का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी IQ के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों इस पूरे टॉपिक की शुरुआत आइए हम करते हैं ग्लोबलाइजेशन से। यदि आसान शब्दों में कहें तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा फिनोमिनन है जो दुनिया भर में फैले अलग अलग पॉपुलेशंस, रीजन्स और कंट्रीज के बीच इंटरडिपेंडेंस को बढ़ावा देता है। ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक रिलेशंस वर्ल्ड वाइड स्ट्रेच होते रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन के अनेक डायमेंशंस हैं। इकोनॉमिकली ग्लोबलाइजेशन का मतलब है ट्रेड बैरियर्स का रिमूवल, जिससे कि दुनिया भर के मार्केट्स इंटीग्रेट होकर एक ग्लोबल मार्केट क्रिएट कर पाए। इंडियन एक्सपीरियंस में ऐसा 1991 के LPG रिफॉर्म्स के बाद हुआ। इसी तरह ग्लोबलाइजेशन का एक डायमेंशन है लेबर का इंटरनेशनल डिवीजन, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का हर स्टेज एक ऐसी लोकेशन पर ट्रांसफर करना जहां उसकी कॉस्ट सबसे कम हो। फॉर एग्जाम्पल नाइकी के जूते 1960s में जापान में बनते थे और 70s में साउथ कोरिया में, 80s में थाईलैंड में और 90s में ये इंडिया और बांग्लादेश में शिफ्ट हो गए। इस पूरे शिफ्ट के पीछे का कारण था लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ग्लोबलाइजेशन के पॉलिटिकल डायमेंशंस हम इंटरनेशनल और रीजनल इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में देख सकते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन, सार्क, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, क्वाड एक्सेट्रा। हिस्टोरिकली ग्लोबलाइजेशन प्राचीन काल से चला आ रहा है। दुनिया की सिविलाइजेशंस कभी भी आपस में आइसोलेटेड नहीं रही हैं। मिसाल के तौर पर सिल्क रूट ले लीजिए, जिसके थ्रू स्पाइसेस, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, प्रीशियस मेटल्स और प्रीशियस स्टोन्स चाइना, पर्शिया, इजिप्ट
और रोम तक ट्रेड किए जाते थे। द ग्रेट संस्कृत ग्रामरियन पनीनी अफगान ओरिजिन के माने जाते हैं। इसके अलावा दुनिया भर के ट्रैवलर्स और स्कॉलर्स इंडिया के कल्चर को एक्सप्लोर करने यहाँ विजिट करते रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ग्लोबलाइजेशन को एक सीरियस पुश दिया गया है, जिसका ऑब्जेक्टिव था वर्ल्ड पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना और फ्यूचर वर्ल्ड वॉर्स को प्रिवेंट करना। यूएस की फॉरेन पॉलिसी और खासकर ट्रूमैन डॉक्ट्रिन का ये सेंट्रल फोकस था कि अगर दुनिया के सारे देशों को इंटरकनेक्ट करके इंडिपेंडेंट बनाया जाए तो इससे किसी भी वॉर के चांसेस कम हो सकते हैं। दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन का ये फिनोमेना बेसिकली 5 पिलर्स पर टिका हुआ है। पहला पिलर है गुड्स एंड सर्विसेज का ओपन ट्रेड, जिसके थ्रू वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट बन जाती हैं। दूसरा पिलर है कैपिटल फ्लोज, जिसका मतलब है किसी एक देश का किसी दूसरे देश में निवेश करना। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का रूप ले सकता है। दोस्तों, ये दोनों टर्म्स यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए कि एफडीआई और एफपीआई में फर्क क्या है। खैर, यदि तीसरे पिलर की बात करें तो ये लेबर का फ्री फ्लो यानी हाई लेबर अवेलेबिलिटी रीजन से हाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वाले रीजन्स की तरफ लेबर का माइग्रेशन होना होता है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है ग्लोबल रूल्स बेस्ड ऑर्डर यानी इंटरनेशनल लॉस का बनाया जाना और सारे देशों का इनका पालन करना। पांचवा पिलर है ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, जिनके थ्रू इस ग्लोबल रूल बेस्ड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन्स, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक्सेट्रा, जो ग्लोबल रूल बेस्ड ऑर्डर को इंश्योर करते हैं। दोस्तों, अब तक हमने बात करी है ग्लोबलाइजेशन के फीचर्स की, लेकिन सच तो यह है कि ग्लोबलाइजेशन एक दो धारी तलवार है जिसके अपने फायदे और नुकसान हैं। ग्लोबलाइजेशन के प्रोपोनेंट्स ये मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन बेहतर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, जिससे सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज कम होती हैं और पॉवर्टी और हंगर जैसे सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज एड्रेस किए जा सकते हैं। ये काफी हद तक ठीक भी है, लेकिन ज्यादातर देशों में ये देखा गया है कि ग्लोबलाइजेशन जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है उसका एडवांटेज हर कोई इक्वली नहीं उठा पाता। मिसाल के तौर पर, जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से इंडिया में बीपीओ इंडस्ट्री डेवलप हुई तो इसमें जॉब्स वे लोग ही ले पाए जो इंग्लिश एजुकेटेड बैकग्राउंड से थे। डेवलपमेंट के इस पूरे प्रोसेस से वो लोग वंचित रह गए जो इंग्लिश सीखने में नाकामयाब रहे। साथ ही लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड की वजह से चाइनीज और कोरियन सिल्क देश में आए, जिसकी वजह से बिहार के विमेन सिल्क स्पिनर्स की लाइवलीहुड छिन गई। ऐसे ही अनेक नेगेटिव इंपैक्ट्स के बाद आज वर्ल्ड की अनेक कंट्रीज डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ अपने कदम बढ़ा चुकी है। आइए समझते हैं इसे अगले सेक्शन में। दोस्तों, अब तक आप ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट से फैमिलियर हो चुके हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन में आज एक स्लोइंग ट्रेंड देखा जा रहा है और ग्लोबलाइजेशन के मेजर पिलर्स में इंटरडिपेंडेंस और इंटरकनेक्टेडनेस का कॉन्ट्रैक्शन भी दिख रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इयान गोल्डन द्वारा लिखी गई बुक द बटरफ्लाई डिफेक्ट में प्रोफेसर गोल्डन कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के मॉडल का अनसस्टेनेबल रहने का कारण उससे जुड़े नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फाइनेंशियल क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और पैंडेमिक्स। इस ट्रेंड का एविडेंस हमें कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में मिलता है। पहला इंडिकेटर है ग्लोबल ट्रेड एज अ परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। दोस्तों, 1970s में ग्लोबल ट्रेड वर्ल्ड जीडीपी का महज 25 to 30% था। वहीं 2008-9 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से जस्ट पहले यही वैल्यू 60% से भी ज्यादा हो चुकी थी। इकोनॉमिक क्राइसिस खत्म होने के साथ ही इसमें रिबाउंड देखा गया, लेकिन आज ग्लोबल ट्रेड का ग्राफ फ्लैटन होकर करीब 60% के लेवल पर रुक चुका है। इसका मतलब है कि ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस अपने हाईएस्ट लेवल तक पहुंच चुकी है और अब आगे इसका और बढ़ना मुश्किल दिख रहा है। दोस्तों, दूसरा इंडिकेटर है ग्लोबल इनवर्ड एफडीआई फ्लो एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी। 2000 में ये फिगर 4% से भी ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद कभी भी एफडीआई फ्लो इस लेवल को टच नहीं कर पाए, बल्कि ये फिगर कंटिन्यूअसली डिक्लाइन कर रही है। 2019 में ग्लोबल इनवर्ड एफडीआई फ्लो ग्लोबल जीडीपी के 2% से भी कम हो चुका था। डीएचएल ग्लोबल कनेक्टेडनेस इंडेक्स 2020 के अनुसार पिछले 5 साल में ट्रेड, कैपिटल, इंफॉर्मेशन और पीपल के इंटरनेशनल फ्लोज की ग्रोथ फ्लैटन हो गई है। ऐसा लगता है कि ग्लोबलाइजेशन अपने पीक पर पहुंच चुकी है और फ्यूचर में इसका और बढ़ना मुश्किल है। आइए दोस्तों, ये जानने की कोशिश करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की धीमे होती गति के पीछे आखिर कारण क्या है। दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन को आज के समय अफेक्ट करने वाला सबसे बड़ा कारण है नेशनलिज्म।
एक्सपर्ट्स के अनुसार ग्लोबलाइजेशन के पीछे का पहला फैक्टर है ग्लोबल स्टेज पर लौटता नेशनलिज्म। हाइपर नेशनलिज्म का एक रिजल्ट है सरकारों की पॉपुलिस्ट पॉलिसीज। यूएस में इस हाइपर नेशनलिज्म ने रूप लिया अमेरिका फर्स्ट के नारे ने। इस कैंपेन के तहत डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्लोबल ट्रेड पर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इंपोर्ट कोटास, अप्रूवल प्रोसेसेस, क्वालिटी नॉर्म्स एक्सेट्रा। इसके अलावा यूएस ने इंडिया के साथ साथ बहुत से देशों को मिलने वाले ग्लोबलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस यानी जीएसपी बेनिफिट्स रिसेंटली वापस ले लिए हैं। इन जीएसपी बेनिफिट्स के तहत कई इंडियन प्रोडक्ट्स को यूएस के मार्केट का ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलता था। जीएसपी सिस्टम को खत्म करने से ट्रेड लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को नुकसान जरूर पहुंचा है। डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के दौरान यूएस चाइना ट्रेड चर्चा में था। इसकी वजह से दोनों ही देशों ने स्टील और बहुत से अन्य प्रोडक्ट्स पर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए। इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस के अलावा डोनाल्ड ट्रंप का मेक्सिको वॉल प्रोजेक्ट लेबर के फ्री फ्लो के अगेंस्ट था। इन सब के अलावा अराउंड द वर्ल्ड माइग्रेशन में एक स्लोइंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसका एक एग्जाम्पल यूरोप का रेफ्यूजी क्राइसिस है, जिसकी वजह से यूरोप की बहुत सी कंट्रीज ने इमिग्रेशन लॉज सख्त करके माइग्रेशन पर रोक लगाने की कोशिश की है। नेशनलिज्म के अलावा ग्लोबलाइजेशन के पीछे का एक और कारण है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की कैपेबिलिटी और न्यूट्रलिटी पर उठते सवाल। यूएसए और इजराइल ने 2019 में यूनेस्को से एग्जिट कर लिया और साथ ही यूनेस्को पर यह इल्जाम लगाया कि इस इंस्टीट्यूशन में एंटी इजराइल बायस है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की इनफेक्टिवनेस हाल ही में देखी गई जब यूएस चाइना के बीच के ट्रेड वॉर को रोकने में डब्ल्यूटीओ का कोई कंस्ट्रक्टिव रोल देखने को नहीं मिला। डब्ल्यूटीओ के घटते रोल के साथ ही बायलैटरल और रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स फोकस में आ रहे हैं। इसका सबसे रिसेंट एग्जांपल है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट नेगोशिएशंस के अंडर अप्रैल में साइन की गई ट्रेड डील, जिसके तहत 96% इंडियन एक्सपोर्ट्स को ऑस्ट्रेलिया में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। सिमिलरली इंडिया यूके और यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस कर रहा है। इस तरह कोविड पैंडेमिक के दौरान वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पांस डिलेड और लैगिंग पाया गया है और टाइम रहते चाइना की आलोचना न करने की वजह से डब्ल्यूएचओ भी सवालों के घेरे में आया है। इसके अलावा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया की वीटो पावर के चलते यूक्रेन में वॉर पर रोक नहीं लगाई जा सकी, जबकि यूएनएससी का मेन ऑब्जेक्टिव ही वर्ल्ड पीस को मेंटेन करना है। सिमिलरली चाइना की वीटो पावर के चलते बहुत से एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स पर सैंक्शंस नहीं लगाए जा सके हैं। इन इंस्टेंसेस से ये साफ है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में इंटरनेशनल कम्युनिटी का फेथ कम होता जा रहा है। और गजब की बात तो यह है कि इंस्टीट्यूशंस रिफॉर्म के लिए ओपन भी नजर नहीं आते। इन इनहेरेंट वीकनेसेस के अलावा रिसेंटली कोविड पैंडेमिक के कारण ग्लोबलाइजेशन के और भी अनेक रिस्क सामने आए हैं, जैसे इंडिया में मेडिकल ऑक्सीजन, मास्क, सैनिटाइजर और वेंटिलेटर्स जैसे बेसिक इक्विपमेंट्स के लिए इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स पर डिपेंडेंस। इस वजह से सप्लाई चेन रेजिलियंस आज एक मेजर कंसर्न बन चुका है। इसका मतलब है इकोनॉमिक प्रोसेसेस का इंटरनेशनल शॉक से प्रोटेक्शन इंश्योर करना। भारत में इसे नाम दिया गया है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भर होने के लिए बहुत से क्रिटिकल प्रोसेसेस को ऑनशोर शिफ्ट करने की पहल की जा रही है, जो ग्लोबलाइजेशन की सिग्निफिकेंस को कम कर रहा है। दोस्तों, कोविड के अलावा दुनिया में आज बहुत से देशों की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। इंडिया और चाइना के मिलिट्री फेस ऑफ के बीच भारत ऑफिशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू ये साफ कर चुका है कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को थ्रेट होने के साथ नॉर्मल इकोनॉमिक रिलेशंस कंटिन्यू नहीं किए जा सकते। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के द्वारा इंडियन कंपनीज के टेक ओवर्स, मर्जर्स और एक्विजिशंस के लिए गवर्नमेंट अप्रूवल कंपलसरी कर दिया है। ये बात ऑब्वियस है कि ये मूव चाइना की तरफ ही डायरेक्टेड है। साथ ही चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाया गया। इन सब मेजर्स की वजह से चाइना आज इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर होने से नंबर 2 पर आ गया है, जबकि टॉप पर यूएसए है। सिमिलरली पुलवामा अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड रिलेशंस कंप्लीटली सस्पेंड कर दिए गए और इंडिया ने पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस भी रिवोक कर दिया। इन सभी फैक्टर्स की वजह से दुनिया के देशों के बीच इंटरकनेक्टेडनेस का लेवल कम होता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इस सब के बीच भी ग्लोबलाइजेशन ने बहुत से स्फीयर्स में काफी हद तक रेजिलियंस दिखाया है। एग्जाम्पल के तौर पे ग्लोबल टूरिज्म ने ओवर द इयर्स एक इंक्रीजिंग ट्रेंड मेंटेन रखा है। यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 1950 के मुकाबले 2018 में इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स 56 टाइम्स ज्यादा है।
कुछ एक्सपर्ट्स का मानना भी है कि माइग्रेशन ट्रेंड्स में गिरावट को इस तरह एक्सप्लेन किया जा सकता है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी ने बहुत से एरियाज में फिजिकल मूवमेंट की नीड को खत्म कर दिया है। साथ ही ग्लोबलाइजेशन के नए उदाहरण भी हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज रिसर्च और वैक्सीन डेवलपमेंट में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, और इसके अलावा बायलैटरल और रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स भी ट्रेड लिबरलाइजेशन के ही एग्जाम्पल्स हैं, चाहे फिर इंटरनेशनल की जगह वो रीजनल लेवल पे ही क्यों ना हो रहे हों। 2018 में साइन किए गए अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया में 50 से भी ज़्यादा सिग्नेटरी कंट्रीज शामिल हैं। एशिया में रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में 15 कंट्रीज शामिल हैं, जो दुनिया के 30% जीडीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो दोस्तों, इस पूरे डिस्कशन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इट इज टू अर्ली टू से दैट डीग्लोबलाइजेशन एक इनविटेबल ट्रूथ है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का नेचर चेंज हो रहा है और इंटरनेशनल रिलेशंस इंक्लूडिंग इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिलेशंस श्योरली रीजनल अप्रोच की तरफ बढ़ रहे हैं। इसीलिए इस स्फीयर में हमें वेट एंड वॉच करने की जरूरत है। लेकिन एक बात साफ है कि हमें इस चेंज के लिए रेडी रहना पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन ने अपॉर्चुनिटीज जरूर क्रिएट की हैं, लेकिन हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए हर किसी के पास इक्वल मीन्स हों, जिससे कोई भी पीछे ना छूटे, वरना ग्लोबलाइजेशन अनसस्टेनेबल बन जाएगा और दुनिया डीग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ सकती है। डीग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा नुकसान इंडिया और चाइना जैसे इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज को उठाना पड़ सकता है, जिनकी ग्रोथ का फुल पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए ग्लोबलाइजेशन के थ्रू टेक्नोलॉजी फ्लोज, टैलेंट फ्लोज, कैपिटल फ्लोज, ट्रेड फ्लोज और टूरिज्म फ्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये था आज का डिस्कशन, जहां पे हमने डिस्कस किया ग्लोबलाइजेशन या फिर डीग्लोबलाइजेशन को। और जैसे कि वीडियो के पहले भाग में बताया गया कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी रेलेवेंट है, और इसीलिए आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हम छोड़कर जा रहे हैं, जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। एंड द क्वेश्चन इज, while globalization has been a driver of growth, it has also created many undesirable effects, due to which a trend of slowing down is being witnessed in this sphere. Examine. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।